अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स BS5 के और MSc फर्स्ट के। हेयर इज़ डॉक्टर सदफ कसीम और मैं आप लोगों का आज पहला ऑनलाइन लेक्चर लेने जा रही हूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर देखें राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स लिखी हुई हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होंगी, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक जो है वो ग्रिफिथ से चेंज करके और मैंने टेक्स्ट बुक ये रख दी है जिसका नाम जो है वो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है और इसका मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ये आप लोग अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ग्रिफिथ की बुक पहले मैंने रखी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये कि अब हमारे पास वो सेमिनार लाइब्रेरी में अवेलेबल थी और अब अभी हमारे पास एक्सेस नहीं है इसका, तो अभी हम जो है ना इसको इसी वजह से मैं इसको चेंज करके जो है ना मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दे दी है। अच्छा, ये हमारा पहला लेक्चर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वो ये कि आप लोग ये सोच के ये सारे लेक्चर्स जो है वो ऑब्जर्व करें, देखें कि हम ऑनलाइन क्लासेस से भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं लर्न करेंगे, हम काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाएं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ट्यूटोरियल क्लासेस मौजूद हैं, गार्डनिंग की, कुकिंग की, एजुकेशन के हवाले से भी। तो लोग वो जो है मूवीज ऑब्जर्व करते हैं और उनसे काफ़ी जो है वो लर्न करते हैं, इन वीडियो से काफ़ी जो है वो लर्न करते हैं। तो आप लोग भी लर्न करेंगे, अपने जहन में ये बिठा लीजिए। ठीक है, 100% ना कर सकें, कुछ ना कुछ कमी बेशी जो भी होगी, लेकिन बहरहाल अपने जहन में अगर ये रखेंगे तो आप लर्न कर सकेंगे। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर दी लेक्चर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा जो सिलेबस है ना, वो उसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक रेफ़र की है नाथन की, उसके तमाम के तमाम जो चैप्टर्स हैं और उसके जो कंटेंट्स हैं वो हमारे सिलेबस के कंटेंट्स के साथ में मैच करते हैं। तो यही बुक जो है थ्रू आउट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अभी जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 से मैं ले रही हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में से, नाथन की टेक्स्ट बुक में से। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ये कि बात का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं, कुछ भी, मिसाल के तौर पे मैं खाना पकाना लर्न करना चाहती हूँ, मैं किचन में जब जाती हूँ, तो मुझे वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले ये सीखूँगी कि अच्छा इसको चूल्हा कहते हैं, इसको बर्तन कहते हैं, ये मसाले होते हैं, ये माइक्रोवेव ओवन होता है, ये मशीन्स होती हैं, ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, वगैरह वगैरह। तो जब मैं खाना पकाने के लिए खड़ी होंगी, अपने सिस्टम के ऊपर खड़ी होंगी, तो मुझे सब चीज़ों का पता होगा कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डालनी चाहिए, ये मुझे पकड़ना है, ये चीज़ें मुझे करनी है इस्तेमाल। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम फिज़िक्स में कोई भी सब्जेक्ट उसकी ब्रांचेस को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, तो जब हम किसी भी मैकेनिक्स के अंदर किसी भी सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें सिस्टम को स्टडी करने से पहले कुछ ना कुछ डेफिनेशंस हर हाल में पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकें, उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकें। मिसाल के तौर पे मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि अच्छा भाई वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, फोर्स क्या चीज़ होती है, मास क्या चीज़ होती है। फिर जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करने जाएँगे तो फिर हम डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा इस सिस्टम का मास ये है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, वगैरह-वगैरह। ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि थर्मोडायनामिक्स में भी हम जब किसी भी सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अपने अलग स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, अलग डेफिनेशंस होती हैं। हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छा भाई टेम्परेचर क्या चीज़ होती है, प्रेशर क्या चीज़ होती है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है। तो फिर हम जब थर्मोडायनामिक्स में किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम बता सकेंगे अच्छा भाई ये हमारा सिस्टम है और इसका टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है, इसका वॉल्यूम ये है, एक्सेट्रा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर भी कुछ ना कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जब हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है पहले, तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ डेफिनेशंस जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो ये होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो ये डेफिनेशंस अगर हमें पता होंगी, फिर हम किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अच्छा भाई सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो हर फिजिक्स की हर ब्रांच के अंदर जब हम वो सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो ब्रांच स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यकीनन हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम पढ़ना चाहेंगे अपने सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, एक बात आप लोग और जहन में रखें कि ये जो हमारा कोर्स है ना, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स है, यानी कि पुराना, जिस जमाने में इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो वो मैथमेटिकल एनालिसिस के जरिए, डेरिवेशंस के जरिए, इंटीग्रेशन हो गई, डिफरेंशिएशन हो गई, इनके जरिए जो है वो सिस्टम को स्टडी करते थे और उससे सिस्टम के बारे में फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते थे। तो काफी मुश्किल डेरिवेशंस होती थी। अब उसको आसान करने के लिए मैथमेटिशियंस ने काफ़ी सारे टूल बनाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि अच्छा भाई हमारी क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं, और अगर हमारी क्वांटिटीज़ फॉर एग्जांपल स्केलर होती हैं या वेक्टर्स होती हैं, तो स्केलर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, या उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से की जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ की डिफरेंशिएशन किस तरीके से की जाती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के क्या फॉर्मूले होते हैं, वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारी डेरिवेशंस इन्वॉल्व हैं, उन डेरिवेशंस में हम डील करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ भी, वेक्टर क्वांटिटीज़ भी। तो हमें अगर थोड़ा सा उन क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ी नो हाउ हो और उनकी अलजेब्रा के बारे में हमें थोड़ी सी नो हाउ हो, तो हमें आसानी हो जाएगी उन डेरिवेशंस को समझने के लिए और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये जो पहला वाला लेक्चर है हमारा, इसके अंदर आप लोगों को यही बताया गया है कि इस सब्जेक्ट में जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों का थोड़ा सा रिव्यू किया गया है पुराने कॉन्सेप्ट्स का, जो कि आप लोग पहले पढ़ भी चुके हुए हैं। तो सबसे पहली ये चीज़ मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि हम मेजर कर सकते हैं, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है वो बहुत ज़्यादा सच बोलता है, तो हम ये मेजर नहीं कर सकते कि इस बंदे के अंदर सच बोलने की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी वो कहलाती है, वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन वो क्वांटिटीज जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और फिजिक्स में हमारी सारी क्वांटिटीज जो हम डील करते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से ताल्लुक रखती हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अच्छा जनाब, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। यू आर फेमिलियर विद इट। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है। और मिसाल के तौर पे टाइम है, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता कोई, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, करंट, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं वो हमारी स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए जो है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और हमें उसका डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूँ। अब मुझे न्यूटन लॉ के जरिए मालूम है कि जिस डायरेक्शन के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगी, एक्सिलरेट भी वो उसी डायरेक्शन में करेगा, मूव भी वो उसी डायरेक्शन में करेगा। तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो उसका मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर दे।
तो फोर्स जो है वो क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई जिसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बगैर जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इस क्वांटिटी को। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं मिसाल के तौर पे वेक्टर क्वांटिटी की, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को, तो उसमें हमें दो तरह की क्वांटिटीज की ज़रूरत पेश आएगी, स्केलर्स और वेक्टर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन स्केलर क्वांटिटीज को ग्राफिकली किस तरीके से शो कर सकते हैं और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर देखना चाह रही हूँ कि हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकली, और वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से ग्राफिकली जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेट सपोज, तो लेंथ है, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेंथ है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनाऊंगी और मैं शो कर दूंगी कि ये जो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, और इसकी जो लेंथ है लेट सपोज वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर मुझे किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना होगा, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर एक एरो की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। लेट सपोज कि इट इज 100 सेंटीमीटर। और ये क्वांटिटी बेसिकली क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ग्राफिकली हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से शो करते हैं हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज तो आसान होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को मजीद मैं आगे और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मैंने यहाँ पर शो की है, देखें ये कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मैंने यहाँ पर ग्राफिकली शो किया है। लेकिन अब इस वेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है कि कोई भी वेक्टर होता है, तो अगर हम एक्सिस के अंदर उसको रिजॉल्व करना चाहें उसके कंपोनेंट्स को, तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट्स शो किए हुए हैं आसानी के लिए, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है ये, एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर इसका जो वाई कंपोनेंट है वो शो हुआ है ए साइन थीटा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स कॉस थीटा यहाँ पर शो हुआ है। अच्छा, अगर हम मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। वेक्टर ए जो है उसको कम्प्लीटली मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, यानी कि उसका डायरेक्शन भी हो मौजूद और उसका मैग्नीट्यूड भी हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, उसका डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि इसका जो है वो डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो यहाँ पर कम्प्लीटली शो हुआ हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, इस तरह से शो करने का क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम वेक्टर्स को अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें उसको जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसको ऐड करने में, उसको सब्ट्रैक्ट करने में, उसको इंटीग्रेट करने में, उसको डिफ्रेंशिएट करने में, वरना हमारी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखें। अच्छा, ये जो एक्स कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है और उसका फार्मूला होता है ए कॉस थीटा, और जबकि ये जो ए वाई है ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट और इसका फार्मूला होता है ए साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो और बताई हुई है, मिसाल के तौर पे देखें यहाँ मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ए वेक्टर, हियर इज द ए वेक्टर। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, तो मैं उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई की मदद से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट
कर सकती हूँ। और अगर मुझे एंगल डिफाइन करना है, ये मेरा एंगल है थीटा, तो वो भी मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ अगर मुझे जो है वो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो मालूम है। अच्छा, ये चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अच्छा मैडम जो है वो पुरानी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ये इनका रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें आगे चल के हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख भी दी है कि ये जब हम किसी भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में, तो हमें उसका क्या फ़ायदा है। हम जो है वो बहुत आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन जो है हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम इसी फॉर्म के अंदर इसको रखेंगे तो। अच्छा, नाउ नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह की क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगी, या तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी या वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। तो उन स्केलर क्वांटिटीज़ को और उन वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने देख लिया। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटीज़ किस तरीके से, इनकी अलजेब्रा क्या है, ये किस तरीके से जो है इनको हम डील करते हैं। मिसाल के तौर पे वो ऐड किस तरीके से होती हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरीके से होती हैं। तो बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर देखने जाऊँगी कि अब वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है और किस तरीके से उनका वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है। अच्छा, हम लोगों ने ये देख लिया अभी कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा रिव्यू बताना चाहती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों को इन्हीं क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करनी है। तो हम इसकी थोड़ी सी अलजेब्रा देखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम डील करते हैं, इन क्वांटिटीज को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जो इसकी बहुत सारी डिटेल है, काफ़ी सारी तो आप लोग पढ़ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें भी ज़रूरत पड़ेगी उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रही हूँ, वो ये कि किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दो वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, तीन वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जब हम इन वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके नतीजे में जो क्वांटिटीज हमारे पास आती हैं उनकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है। तो ये भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्केलर क्वांटिटी ली है और वो हमारी जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम है। इस टाइम को मैं देखना चाहती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से डील करती हूँ। अगर मुझे इसको ऐड करना होता है तो मैं इसको किस तरीके से ऐड कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पे कोई जो है वो पॉइंट ए से यहाँ से चलना शुरू हुआ, पॉइंट बी के ऊपर आकर स्टॉप हो गया और 5 सेकेंड्स के अंदर उसने ये रास्ता तय किया। फिर उस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक, यानी कि इस जगह तक वो आया और उसने ये जो डिस्टेंस है बी से सी तक कितने टाइम में ख़त्म किया। वो टाइम है T2 विच इज़ इक्वल टू 15 सेकेंड्स। अच्छा, अब मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि टोटल टाइम कितना लगा उस बंदे को ए से बी तक जाने में और बी से सी तक आने में। तो मैं टोटल टाइम जब फाइंड आउट करना चाहूँगी तो सिंपली मैं क्या करूँगी, T1 और T2 को प्लस कर दूंगी। जैसे सिंपली दो नंबर जो है वो प्लस होते हैं और उसके बाद मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसके अंदर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसको ऐड करने में। मुझे इसकी डायरेक्शन क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन होता ही नहीं है तो डायरेक्शन का ख्याल रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। अब फोर्स का जो बिहेवियर है वो किस तरह से है कि मैंने जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके गया और उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई 5 न्यूटन। यहाँ हम देख सकते हैं 5 न्यूटन की फोर्स लगी। फिर इसी तरीके से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो है वो ऑब्जेक्ट मूव करके गया है और यहाँ पर जो उसके ऊपर फोर्स लगाई वो मैंने लगाई 15 न्यूटन की। तो अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो इसका एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर हम करना चाहेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये कि हम अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हम ये कहेंगे कि भाई जनाब एक्स डायरेक्शन के अंदर टोटल फोर्स कितनी लग रही है।
तो उसका जवाब होगा 5 न्यूटन। अब मैं ये कहूंगी कि अच्छा भाई वाई डायरेक्शन में उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो उसका जवाब होगा 50 न्यूटन। और अगर जो है मैं ये बात मालूम करना चाहती हूँ कि अच्छा भाई ए और सी डायरेक्शन के अंदर फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, तो उसका जवाब क्या होगा, उसको हम इस तरीके से फॉर्मूले के जरिए जो है हम डिटरमाइन करेंगे। तो हर डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है वो डिफरेंट 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 है, ठीक है। तो चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब हमें ये बात पता चल गई कि जब वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो उसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर के रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, अब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो किस तरीके से करें। तो उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारी रिजल्टेंट क्वांटिटी इस जो है वो स्केलर हो, तो वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और अगर हमारी जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा सा इसको और रिव्यू कर लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर देखें, एक एक पर्सन कोई यहाँ पर फोर्स लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये जो है फोर्स यहाँ पर लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये देखें। और ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन के अंदर है, जिसको यहाँ पर वेक्टर ए कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन। और ये दूसरा कोई वेक्टर है बी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब फोर्स लगेगी तो एक्स डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि फोर्स जो क्वांटिटी है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या चीज देख रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की डायरेक्शन में कितनी इफेक्टिव है। या इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में। सही। तो फिजिकली इसका मतलब यही है कि हम इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे होते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का दूसरी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के अंदर। और मैथमेटिकली हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको लिखते हैं ए डॉट बी। और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। और ये जो भी क्वांटिटी हमारे पास आती है, ये क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, तभी हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं हमेशा हमारे पास हासिल होता है जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम दो से ज्यादा, मिसाल के तौर पे तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम उसको ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर कहीं स्केलर प्रोडक्ट है कहीं वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इट इज अंडरस्टूड कि हम सिर्फ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज और आप जहन में रखें कि ये तो हम वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास क्वांटिटी स्केलर आएगी तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे ए डॉट बी। अगर कहीं हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी वेक्टर आ रही है, ठीक है, वेक्टर आ रही है, उसका प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की, ये कहलाएगी वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये। और चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, और ये मैं एक थर्ड क्वांटिटी डिफाइन कर देती हूँ विच इज सी, कि अगर हम दो वेक्टर्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई क्वांटिटी आएगी विच इज सी, और उसका कोई डायरेक्शन होगा एन। और इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन इन विच द टू वेक्टर्स लाई। इसकी फिगर देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स बनाए हुए हैं, ये देखिए, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
और ये जो है A क्रॉस B जब हमने निकाला तो इसका जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच बोथ A एंड B लाई। तो ये जो थर्ड वेक्टर हमें मिला है ना, थर्ड वेक्टर C, ये जो है दोनों से परपेंडिकुलर है, ए से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, और ए और बी जिस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, जिस प्लेन के अंदर ये लाई कर रहे हैं, उस प्लेन से भी ये परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए। इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट लेने की हमें ज़रूरत पेश आए? तो बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट जब हम लेते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो इस डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये ए है, ये बी है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस प्लेन का एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, उसका एरिया हमें निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, तो चूंकि एरिया जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन को हमेशा शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उसका हम ले रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर एन, वो भी परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बेसिकली ए और बी जो है वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा होगा, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपसे कहीं कहा जाए कि हाँ भाई एरिया मालूम करें किसी भी सरफेस का, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम ले लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मदद से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का। मिसाल के तौर पे ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं निकालूंगी तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। इसको मैं डायगनली अगर डिवाइड कर देती हूँ तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए। अगर मुझे एरिया चाहिए किसी ट्राइंगल का, लेट सपोज मुझे सिर्फ इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, एरिया है पूरे पैरेललोग्राम का, लेकिन मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो बेसिकली ये फायदा होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसकी एक डेफिनेशन से आप लोग काफी फेमिलियर होंगे, वो ये होती है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये रोटेटिंग इफेक्ट हमें बताता है। रोटेटिंग इफेक्ट की एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी होगी टॉर्क की, विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कोई फॉर एग्जांपल ये बार है, उसके ऊपर अगर आप लोग फोर्स, उसकी डिस्टेंस जो है वो डी है, उसके ऊपर आप लोग कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये फिक्स्ड है इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट पे फिक्स है। अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर कोई फोर्स अप्लाई करेंगी तो ये जो बार है ये सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगी। तो वो आपको ये बता रहा होता है बेसिकली कि इस फोर्स के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट करवा सके। तो बेसिकली ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमें रोटेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में भी बताता है कि एक क्वांटिटी की के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो रोटेट कर सके। तो बाज़ जगह हम देखेंगे आगे जाके कि क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे होंगे तो वहां से हमें एरिया पता चल रहा होगा, किसी जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे तो वहां पर हमें पता चल रहा होगा कि अच्छा भाई हम ये देख रहे हैं कि इस वेक्टर के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, यानी हमें ये बात पता चल गई। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो उसको निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प के जरिए, फॉर्मूले के जरिए। तो इससे जो है बहुत आसानी से हम क्रॉस प्रोडक्ट को एवेलुएट कर सकते हैं मैथमेटिकली, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, ए को कंपोनेंट फॉर्म में बी को लिखें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, एंड यू पीपल मस्ट नो हाउ टू मल्टीप्लाई इन दी कंपोनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ज़्यादा आसानी है और हम हमेशा वो तरीका कार अख्तियार कर लेते हैं जिसमें हमें आसानी हो रही होती है। अच्छा, ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बताई है वेक्टर्स की, कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, या फिर वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। स्केलर क्वांटिटी अगर आ रही है तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गई, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो ये हो गई कि हमें जो है वो
पता चल गया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर कितना इफेक्टिव है, इफेक्टिवनेस देखना चाह रहे होते हैं हम, या फिर हम कोई स्केलर क्वांटिटी हासिल करना चाह रहे होते हैं जिसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल जो है वो वर्क डन है, जिसमें आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो और इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमें पता चल गई कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि कहीं अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, और या कहीं हमें रोटेटिंग इफेक्ट निकालना होगा तो हम वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, और इसको मैथमेटिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहें, वो तो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही मतलब आसान है। मिसाल के तौर पे कोई डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, कोई जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसको मैं इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। 5 सेकंड का टाइम इधर लगा, 5 सेकंड का टाइम इधर, 5 सेकंड का टाइम इधर और इधर। अब अगर मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि ए से लेके बी तक टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 into 4, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा विच इज 20 सेकेंड। तो दो नंबर्स को सिंपली मैंने जो है वो क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और इसके लिए मुझे कोई डायरेक्शन की या किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को जब स्टार्ट करवाया था तो मैंने कंपेयर करके बताया कि किस तरीके से स्केलर्स को ऐड किया जाता है और वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट करवाया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को तो क्या होता है। ठीक है, स्केलर इनकी मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पर बता दी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है कि अगर हमारे पास अब एक के बजाय दो के बजाय अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हों, यहाँ पर देखें तो तीन वेक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई एक थर्ड वेक्टर आ जाता है। फिर जब वो थर्ड वेक्टर आ जाता है उसको भी हम पहले वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और रिजल्ट में हमारे पास आखिर में तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई वेक्टर ही आ रहा है तो ये कहलाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर तीन वेक्टर्स है, ए बी और सी। ठीक है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने दोबारा से वही बात लिखी हुई है जो मैंने भी आप लोगों को बताई थी कि हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथमेटिकली किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम बी और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे। मिसाल के तौर पे वो जो वेक्टर आए वो वेक्टर आएगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, बी और सी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक थर्ड वेक्टर आ गया विच इज डी। अब हम उसको क्या करेंगे कि फिर मजीद दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि ए बचा हुआ था हमारे पास और क्रॉस डी, जिस तरीके से डिटर्मिनेंट के जरिए से हम निकाल सकते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट हम मालूम करने के लिए निकालेंगे बी क्रॉस सी, और एक डिटर्मिनेंट हम मालूम करने के लिए निकालेंगे ए क्रॉस डी। तो दो दफा जो है ना वो हमें डिटर्मिनेंट अप्लाई करना पड़ेगा और फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं मैथमेटिकली। अच्छा, उसके बाद जो चौथी चीज आती है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें भी हमारे पास तीन क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी। तो इसमें होता क्या है कि जब हम बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है विच इज लेट्स से डी। लेकिन फिर हम लेते हैं उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ए के साथ अब उसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ए और डी को जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी हासिल होगी वो कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और उस डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैंने बताया हुआ, उसको भी हम डिटरमिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं। चूंकि ये वेक्टर्स हैं तीनों के तीनों तो इसके कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर लिखेंगे और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे यहाँ से, और ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये बेसिकली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें जो है वो वॉल्यूम पता चलता है। ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड और पैरेललोग्राम जो भी
शेप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर इसके ज़रिए हम किसी भी शेप का पैरेललोग्राम का क्यूबॉइड का जो है हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये चारों चीज़ें देख ली। अगर मैं पीछे चली जाऊँ तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि क्या चीज़ें मैंने फोकस की थी। यहाँ पर देखते हैं कि मैं ये देखना चाह रही थी कि किस तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से ऐड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 वेक्टर्स इन्वॉल्व हों तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट कहलाते हैं। अगर 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व हों तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाते हैं। अच्छा, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो आप लोग याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, यहाँ से हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है और इफेक्टिवनेस हम देख रहे होते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम एरिया निकाल रहे होते हैं किसी भी सरफेस का, या फिर कभी हम रोटेशन देख रहे होते हैं कि एक वेक्टर के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो किसी दूसरे वेक्टर को रोटेट करवा सके। अच्छा, उसके अलावा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है कि हम जब 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में हमें वेक्टर प्रोडक्ट ही मिल रहा होता है। ये आगे चलेंगे तो इसकी चीज़ें हमें नज़र आएंगी कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हमें किसी भी जगह का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब ये 2 कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पर देखी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया हुआ है, यहाँ पर भी क्रॉस लगाया हुआ है और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है वो डॉट लगाया हुआ है, यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है। तो भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ पे हम क्रॉस लगा लें और यहाँ पे हम क्रॉस लगा लें और यहाँ पे पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले लें। ये तो खैर स्केलर क्वांटिटी बच जाएगी, लेकिन बहुत सारी कॉम्बिनेशंस के जरिए हम 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसको जो है ना, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर तो पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में जिन कॉम्बिनेशंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया कि किस तरीके से जो है वो हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। नाउ एक नई चीज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब यहाँ पर, कि फील्ड क्या चीज होती है, स्केलर फील्ड क्या चीज होती है और वेक्टर फील्ड क्या चीज होती है, उसको देखते हैं। स्केलर फील्ड से जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये ऐसी क्वांटिटी के बारे में हमसे बात हो रही है जो कि स्केलर है। अच्छा, मिसाल के तौर पे टेम्परेचर। मैं जो है वो किसी भी रूम में गई हूँ और मैं आपसे कहती हूँ यहाँ पर एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर का जो है प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करें। इसका टेम्परेचर क्या है? आप कोई फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक्स के अप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस पूरे रूम के अंदर जो ये कंटेनर रखा हुआ है एक पॉइंट के ऊपर, लेट सपोज, तो उस पॉइंट का टेम्परेचर हमें पता चल जाता है कि अच्छा भाई जनाब, इसका टेम्परेचर जो है वो लेट सपोज 50 केल्विन है। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है कि हमें किसी हमारा जो सिस्टम हो वो एक जगह रखा हो और बहुत छोटा सा सिस्टम हो। मिसाल के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है ये एक रूम ना हो, बल्कि ये एक पूरा सिटी हो। ठीक है, उसमें हमें बताना पड़ेगा अच्छा भाई ये पूरा सिटी है, तो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कितना है, वगैरह वगैरह। तो अब जब हम उस पूरे सिटी के अंदर टेम्परेचर नोट करना चाहेंगे तो इधर टेम्परेचर कुछ और निकलेगा, इधर टेम्परेचर कुछ और निकलेगा, इधर टेम्परेचर कुछ और निकलेगा, और डिफरेंट जगह पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, कुछ और होगा। इसकी एग्जांपल हम एक और भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई एक जगह है, वहां पर सेंटर में हमारे पास हमने क्या किया कि हमने फायर ऑन कर दी। तो अब जैसे जैसे हम इसके करीब जाते जा रहे हैं टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ महसूस होगा यकीनी तौर पे। जब हम उससे दूर खड़े होंगे इस पॉइंट पे तो ए पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब हम बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा रीजन है, उस रीजन के अंदर ये जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है ये वेरी कर रही है।
तो फील्ड का मतलब जो है ना वो बेसिकली यही होता है कि एक रीजन या एक स्पेस, जगह, जहाँ पर आपकी कोई क्वांटिटी जो है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे होते हैं ओवर दी स्पेस। तो अगर आपकी क्वांटिटी स्केलर है और आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं इन दी रीजन, तो वो कहलाएगी स्केलर फील्ड। अगर आप उस क्वांटिटी को एनालाइज करना चाह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी रीजन में, तो वो जो है वो आपकी कहलाएगी वेक्टर फील्ड। अच्छा, यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर देखें तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है स्केलर फील्ड की। मिसाल के तौर पे ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये मेरे पास जो है माउंटेन है और इसकी कोई एक सर्टेन हाइट है। अगर मैं इस जगह पर खड़ी होंगी, टॉप पे मैं अगर खड़ी होंगी इधर, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे मैं हिल से नीचे की तरफ आती जाऊंगी मेरी हाइट कम होती चली जाएगी। तो आप देखें कि इसके अंदर मैंने ये जो है बेसिकली मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरी हाइट है हिल की। और हाइट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर या इस डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ आ रही हूँ तो मेरी हाइट यानी कि एक स्पेस की बात कर रही हूँ मैं, मेरी हाइट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और मैं उसको पूरे रीजन के अंदर, ये पूरे इस रीजन के अंदर जो है वो मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से वेरी कर रही है हाइट उस माउंटेन की। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने ड्रॉ किया है इस लाइंस की मदद से। मुझे मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी को एक सिंपली लाइन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो लाइन ओपन हो चाहे वो लाइन क्लोज्ड हो, उसको हम कहते हैं कंटूर। टोपोग्राफी कहलाती है बेसिकली ये, टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हाइट की। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है सर्कल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है। इस सर्कल के अंदर हाइट आहिस्ता 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 डिक्रीज होती चली जा रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अच्छा, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर जो है वो न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बताते हैं मुख्तलिफ जोन्स में। तो इस तरह से सर्कल सर्कल्स बनाए हुए होते हैं। इन सर्कल्स का मतलब बेसिकली यही होता है, जैसे ये सर्कल है कोई, तो ये हाई प्रेशर है, लेट सपोज ये लो प्रेशर है। तो उस पूरे सर्कल के अंदर जो प्रेशर है वो सेम है, या तो लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है। तो ये स्केलर क्वांटिटीज को इस तरीके से शो किया जाता है। ये फील्ड्स होती हैं बेसिकली, यानी पूरे के पूरे रीजन के अंदर आप बता रहे होते हैं कि यहाँ पर स्केलर फील्ड का बिहेवियर जो है वो क्या है। उसके बाद आ जाते हैं वेक्टर फील्ड की तरफ। वेक्टर फील्ड को किस तरीके से शो करते हैं, हमने पहले ये देख लिया कि सिंपली अगर एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको लाइन की मदद से शो करते हैं। सिंपली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर उसको एक एरो की मदद से शो करते हैं, एक लाइन और एक एरो की मदद से। लेकिन यहाँ पर अब हम पूरी पूरी फील्ड की बात कर रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं हम पूरे रीजन में। तो फिर हम पूरी लाइन के जरिए जो है वो क्लोज लाइन के जरिए हम इसको शो करेंगे। अब हम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं पूरे रीजन के अंदर, तो अब हम उसको कैसे शो करेंगे। यहाँ पर देखें, ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है और अब हम उसको पूरे रीजन के अंदर, ये जो हमारा पूरा रीजन है इसके अंदर हम शो कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ये हमने वेक्टर्स के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल की, एरो और एक लाइन बार। अगर ये जो है वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड कम है तो उसका मतलब है कि ये क्वांटिटी यहाँ पर कम है, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, इसके लाइन की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो अब इंक्रीज हो रही है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इससे यही पैटर्न नजर आ रहा है कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इंक्रीज हो रही है रेडियली आउटवर्ड आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एरोज के जरिए शो की हुई है। तो इस तरीके से वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर अब सेकंड अगर बी डायग्राम के ऊपर देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर फील्ड जो है वो, अगर हम अंदर से बाहर आउटर वर्ड्स की तरफ इसका बिहेवियर देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला जा रहा है। उसके अलावा ये जो भी वेक्टर फील्ड है ये रोटेटिंग भी है,
और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो रोटेशन का मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ कम है, और उसका रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर देखें ये बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू इनवर्ट पॉइंट। तो इसकी जो रोटेशन का जो मैग्नीट्यूड है आउटवर्ड वो ज़्यादा है और अंदर अंदर वो कम है। ये जो वेक्टर फील्ड है जो खास किसी रीजन के ऊपर डिस्क्राइब हुई हुई है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये वेक्टर फील्ड ऐसी फील्ड है जो कि कांस्टेंट है ओवर सर्टन सर्टन रीजन, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड क्या हो गई, हम किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, वो हम ओवर द रीजन ओवर द स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, और उसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं, उसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। स्केलर फील्ड जो है वो कंट्रोल लाइंस के जरिए शो की जाती है ग्राफिकली, जबकि वेक्टर फील्ड जो है वो ग्राफिकली एरो के जरिए ही शो की जाती है। अच्छा, इन ये जो एरोज यहाँ पर वेक्टर फील्ड के अंदर दिखा रहे हैं, आप गौर करें तो ये कंटिन्यूस एरोज नहीं है, बल्कि इनमें गैप है। ओके, तो इस चीज को जहन में रखिएगा।